सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाज जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। कौमी खजाने पर एक्सटर्नल और डोमेस्टिक लोन्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल इस कदर ख़राब हो गई है कि कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए मालियाती इदारों से मज़ीद कर्जे लेने पड़ते हैं। पाकिस्तान इस वक्त भी IMF के कर्ज प्रोग्राम में मौजूद है, लेकिन यहाँ एक सवाल जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि क्या कौमी खजाने पर असल बोझ फ़ॉरेन लोन्स, IMF के कर्जे और दीगर इंटरनेशनल मालियाती इदारों की वजह से है? ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान की हकीकी माशी तबाही लोकली हो रही है, यानी हुकूमत पाकिस्तान लोकल कमर्शियल बैंक्स के 35 ट्रिलियन रुपए की मकरूज है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे एक्सटर्नल क्रेडिटर्स के 25.2 ट्रिलियन रुपए यानी $90 बिलियन से कहीं ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सटर्नल लोन्स पाकिस्तान को सिर्फ 1% की एवरेज इंटरेस्ट रेट पर दिए जाते हैं, लेकिन असल बोझ डोमेस्टिक लोन्स का है, जो तारीखी तौर पर तकरीबन 22% की शरह सूद पर भी हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं और आज भी 12 से 13% पर लिए जा रहे हैं। इस हिसाब से लोकल बैंक्स फॉरेन फंड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से कर्ज और कर्ज़ों पर सूद की अदायगी में इजाफा होता ही चला जा रहा है। पाकिस्तान ने कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में तकरीबन 8 से 9 ट्रिलियन रुपए अदा करने हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि इन्फ्लेशन रेट और इंपोर्ट्स को कंट्रोल करके करंट अकाउंट डेफिसिट को मुस्तहकम रखने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाई रखा जाता है, जबकि कुछ माशी माहिरीन का यह मानना है कि पाकिस्तान के पास इन्फ्लेशन और इंपोर्ट्स को कंट्रोल में रखने के दीगर तरीके भी मौजूद हैं, जिस पर इन्हिसार करके सूद की अदायगी से बचा जा सकता है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हाई इंटरेस्ट रेट को स्टेट और अवाम के खिलाफ इकोनॉमिक वॉर करार दे रहे हैं। माहिरीन की यह तजवीज़ भी है कि हुकूमत शरह सूद मजीद कम करे ताकि हुकूमत अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा सूद की अदायगी पर खर्च ना करे। हुकूमत इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोन्स पर इन्हिसार ना करे। अगर हुकूमत इंटरेस्ट रेट को आइडियल सतह तक कम नहीं करती तो माशी इस्तेहकाम के लिए कर्जों का सहारा लेती रहेगी, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क रहेगा जहां आवाम को तकलीफ होती रहेगी। हुकूमत जिद्दोजहद करती रहेगी और बैंक्स तरक्की करते रहेंगे और मुनाफा कमाते रहेंगे। यह सिलसिला कब तक चलेगा? इस पर एक बेहतर हिकमत अमली क्या हो सकती है और क्या वे आउट है इस पूरी सूरत हाल का? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शुजात फारूक साहब चीफ ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब इंटरेस्ट रेट कम करने की डिमांड हमारी पूरी बिजनेस कम्युनिटी भी करती है। बैंक्स को इससे फ़ायदा है, बिजनेसेस को इससे नुकसान है, हुकूमत को भी इससे नुकसान है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत कोई बड़ा फैसला नहीं करती। बहुत ही कॉशियस अप्रोच के साथ ये 10% की कमी पिछले 6 रिव्यूज़ में की गई है। ये इतनी एहतियात के साथ हुकूमत क्यों आगे बढ़ रही है, जबकि इसके नुकसानात शायद ज़्यादा हैं? आप अपनी राय दीजिएगा इस पर। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमने जो पॉलिसी रेट को कम किया है 22-23 से उसको 13 पे लेके आए हैं, उससे गवर्नमेंट को तकरीबन 700 बिलियन प्लस की सेविंग हुई है इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से। जिस तरह आपने बताया है कि जी इंटरेस्ट पेमेंट हाई हैं और डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो डोमेस्टिक डेट है वो ज़्यादा शेयर है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन डेट। हम अक्सर बात तो फॉरेन डेट की करते हैं, लेकिन डोमेस्टिक डेट का शेयर तकरीबन 60% है टोटल डेट में, 60 to 65% है। तो ये बिल्कुल एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। जिस तरह आपने बताया कि फॉरेन डेट का जो इंटरेस्ट रेट है वो उतना नहीं है जितना डोमेस्टिक डेट का है। अब देखिए, इसके रिपरकशन तो हैं। पूरी दुनिया में एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी कोविड की वजह से, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, इन्फ्लेशन हाई थी, लेकिन बदकिस्मती से आप देखें दुनिया में इन्फ्लेशन कम हो गई। 2022-23 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन उस रेट से कम नहीं हुई। उसके कुछ और रीजंस भी थे। इंटरेस्ट रेट शायद एक बड़ा रीज़न नहीं था। हमारी सप्लाई चेन आप देखें, करेंसी इस पीरियड के अंदर डेप्रिसिएट हुई। उसके अलावा हमारी ऑयल प्राइसेस आप देखें, गवर्नमेंट ने बहुत से टैक्सेस लगाए। अब जाहिर है ये टैक्सेस जो हमारी IMF के साथ कमिटमेंट है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ी, उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट किया है। तो शायद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि शायद जो इंटरेस्ट रेट है वो एक फैक्टर नहीं है, हमें मल्टीपल साइड्स पे जाना होगा। ट्रेड डेफिसिट को, करंट अकाउंट डेफिसिट को, और स्पेशली जो गवर्नमेंट देखे जो हमारा ओवरऑल डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, उसके लिए हमें और मेजर्स लेने होंगे। जिस तरह अभी आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में भी जो उनकी पॉलिसी अभी ट्रम्प पॉलिसी है वो यही है कि आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम करें, चाहे वो USAID की मद में है, चाहे वो बाकी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको आप कर्टेल करें और आप टैक्स रिबेट दें।
तो इस वक्त देखें, जो हम दो एंगल्स पे देखें, एक आपका टैक्स साइड है और दूसरा रेवेन्यू है। तो टैक्सेस तो हम बढ़ा रहे हैं, शायद हम एक्सपेंडिचर नहीं कम कर पा रहे, तो एक्सपेंडिचर्स को हमें कम करना होगा। इंटरेस्ट रेट को डेफिनेटली हम कम करें ताकि बिजनेस कम्युनिटी, कुछ मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट हो। आप पिछले 2-3 साल में देखें, बैंक जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं वो 80 to 90% लोन गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो ये भी एक क्राउडिंग फिनोमेना है कि जो पैसा मार्केट में जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को जाना चाहिए, वो तो सब का सब गवर्नमेंट के पास जा रहा है। और बैंकों का रिकॉर्ड प्रॉफिट है, डिस्पाइट के कोई इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट एक सबसे बड़ा बारोर है, तो इसीलिए आप देखें हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग है वो उस तरीके से बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, तो लोग लोन नहीं ले रहे, प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, और इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आप देखें तो वो ग्रो करवाने सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट की जो लोन है वो तो अपने बजट को डेफिसिट के लिए शुजा साहब, यहाँ पर हुकूमत जब बोरोवर है और मुस्तकिल बोरोवर है बैंक्स की, तो फिर इस इंटरेस्ट रेट को अगर हुकूमत कम करेगी, सिंगल डिजिट में ले जाएगी, तो ये हुकूमत पर से ही बोझ कम होगा ना। वो जिस रेट पर इस वक्त बोरो कर रहे हैं उन्हें कम रेट पर बोरो करना पड़ेगा, तो रिटर्न करना भी ईजी होगा। ये बोझ क्यों खुद हुकूमत ने अपने ऊपर लादा हुआ है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि अगर हमने 22-23% से उसको 13% पे लेके आए हैं तो 700-800 अरब का गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है। और अगर ये सिंगल डिजिट में आएगा तो जो गवर्नमेंट की अपनी इंटरेस्ट पेमेंट हैं जो इस बजट में तकरीबन 10 ट्रिलियन हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो डेफिनेटली वो कम होंगी। एक तो उसका ये फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट की अपनी इंटरेस्ट पेमेंट कम होंगी, दूसरा लोग डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ रजू करेगा, कोई रियल स्टेट के लिए, कारोबार के लिए। और थर्ड, आप देखें जो जो हम इंटरेस्ट पेमेंट को कम कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट हमारी ऊपर को जा रही है, क्योंकि पहले जब 22-23% इंटरेस्ट था तो लोगों के लिए सबसे इजी बिजनेस था कि आप बैंक के अंदर पैसा रख दें और आपको एक हैंडसम अमाउंट आ रही है। तो आप देखें स्टॉक मार्केट हमारी ग्रो कर रही है, तो हमें बिल्कुल ये पैसा जो डंप हुआ है बैंकों के अंदर, इसको इंटरेस्ट रेट कम करके बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर लाएं। सर, अब शुजा साहब, ये जो 22% से कम करके 12% तक लाए, इसमें 700 अरब का ये फ़ायदा तो यकीनी तौर पर नज़र आ रहा है, लेकिन जितना वक्त इसमें लगा है, इस वक्त में बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 8 या 9% तक ले जाना भी इसको बड़ा आराम से पॉसिबल था। तो ये 1100-1200 अरब का ये फ़ायदा हो सकता था। ये हम 700 अरब के फ़ायदे में खड़े हैं या 400-500 अरब का नुकसान कर चुके हैं हम इस दौरान? नहीं, बिल्कुल हमने देखे नुकसान तो किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट के पास टाइम तो है। और देखिए, एक दुनिया में ये कहा जाता है कि इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट को हाई करते हैं। अब देखिए पाकिस्तान में लेट्स से अगर हम इंटरेस्ट रेट को कम भी करते हैं तो हो सकता है, जो मुझे फील हो रहा है, अगर हम अपनी सप्लाई चेन को बेहतर कर लें, हम टैक्सेस और ना लगाएं, हम एनर्जी ऑयल प्राइसेस या बिजली की कीमतों को ना बढ़ाएं, तो बहुत इजीली हम इन्फ्लेशन को, जो इस वक्त बहुत हैंडसम सिंगल डिजिट में 4-5% है, हम इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रोडिक्शन हमने भी देखी, ख़ुद फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी एक रिपोर्ट सामने आई कि मार्च में ये थोड़ा सा हायर साइड पर रहेगी, और जो एक हमें बड़ा इस वक्त रेवेन्यू का शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है टैक्स रेवेन्यू का, वो अगर नई फिस्कल ईयर के एंड तक भी पूरा हो पाता तो फिर ज़ाहिर है इन्फ्लेशन बढ़ने के इम्कानात हो सकते हैं, कुछ नए टैक्सेस कहीं ना कहीं आयद हो सकते हैं। ये इस तरह की सूरत हाल आपको अगले 2-3 माह में नज़र आ रही है, या अगले बजट तक सब स्मूथ रहेगा? देखिए, एक तो हमारी ज़ाहिर है IMF के साथ एक कमिटमेंट है और उनका एक क्वार्टरली रिव्यू होता है, और अगर आप पहले क्वार्टर में देखें तो तकरीबन 190 बिलियन का टैक्स फॉल शॉर्टेज था। अगर आप पूरे 4 क्वार्टर में भी इसको स्पैन लेके जाएंगे तो ये तकरीबन 700-800 अरब है। देखिए, एक ये देखिए कि इस साल जो टैक्स का हमारा टारगेट था वो बहुत ही एम्बिशियस है। पिछले साल तकरीबन हम 9 ट्रिलियन पे थे, अब हम कुछ 13 ट्रिलियन पे जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 30% हाई है। तो एक तो मेरे ख्याल से वो टारगेट बहुत एम्बिशियस है। मेरे ख्याल से अगर हम 700-800 अरब फॉल कर भी जाते हैं तो 2-3 एंगल में देखें, अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो बड़े आराम से आपको 1400-1500 अरब का फ़ायदा हो जाएगा, जो मैं समझ रहा हूँ कि पूरे साल में हो जाएगा। दूसरा, हम अपनी एक्सपेंडिचर साइड को कर्टेल कर सकते हैं कि जहाँ पे एक तरफ ज़ाहिर है एक है कि आप टैक्स लगाएं, दूसरा ये है कि हम एक्सपेंडिचर्स को कम कर लें। तो एक्सपेंडिचर्स में जो बहुत सी गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, हम अगर उनकी तरफ जाएँ, जिसमें हम डाउन साइजिंग करें, एफिशिएंसी की तरफ जाएँ, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को देखें, जो उनके लॉसेज हैं उनको एफिशिएंसी की तरफ लेके जाएं, तो डेफिनेटली ये एक विन विन सिचुएशन होगी। तो शुजा साहब, ये एक्सपेंडिचर कम करने के कुछ मेजर्स तो गवर्नमेंट ने लिए भी, लेकिन अभी तक उनके कोई ऐसे बेहतर खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं सामने आ सके।
कुछ मिनिस्ट्रीज़ को, कुछ इदारों को आपस में जम किया गया, कहीं कहीं पर डाउन साइजिंग हुई भी है पिछले 2 से 4 हफ्तों में, लेकिन वो बिल्कुल पीनट्स के बराबर उसका फ़ायदा या बाज़ाहिर तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि बहुत बड़े पैमाने पर ये रिफॉर्म प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ करना पड़ेगा। और फिर अगर बहुत तेज़ी के साथ करेंगे तो फिर उसका भी रिएक्शन आता है, गवर्नमेंट में आप कहीं डाउन साइजिंग करते हैं तो प्रोटेस्ट और इस तरह की दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारा रिफॉर्म प्रोसेस है उसके साथ बहुत से गवर्नेंस के इश्यूज लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, प्रोविंसेस ने एग्रीकल्चर टैक्सेस लगाए हैं, तो उसके ऊपर कोई प्रोविंसेस की कोई बड़ी अच्छी वो विल पावर नहीं थी, हालांकि एग्रीकल्चर टैक्स होना चाहिए। इसी तरह आप देखें, होलसेल रिटेल है, अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर और होलसेल को देखें, ये 45% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, टैक्स में सिर्फ 2 से 3% करते हैं। तो अब आप अगर होलसेल रिटेल के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो ताजर बरादरी शटर वो स्ट्राइक की तरफ चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 एंगल्स पे एग्रीकल्चर के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, होलसेल रिटेल पे फोकस करें, फिर गवर्नेंस को थोड़ा सा रिफॉर्म प्रोसेस को क्विक करें, जिसमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, एनर्जी है, पेंशन्स हैं स्पेशली, और फिर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डाउन साइजिंग है। ये बड़े कोर एरियाज हैं, हमें आज भी करने होंगे, कल भी करने होंगे। देखिए, टैक्सेस हम पहले भी लगा चुके हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज भी हम बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन शायद हमें इकोनॉमी को रिलीफ देने के लिए और टैक्सेस के बजाय ऑस्टेरिटी मेजर्स ऐसे ले कि जिससे हम इकोनॉमी के लिए कुशल करें। और साहब, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को भी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाने का इरादा तो रखते हैं, लेकिन कोई एक सिंगल कामयाबी भी हमें मिल नहीं पा रही है। काफ़ी साल हो गए, मिनिस्ट्री हमने अलहदा कर दी, पिछला पूरा साल गुजर गया, हम एक पीआईए को भी प्राइवेटाइज नहीं कर सके। ये भी अब आप समझें 2 माह गुजर चुके हैं, इस साल का पहला क्वार्टर गुजरने वाला है, अभी तक कहीं कुछ प्रैक्टिकली तो हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये इस वक्त जिस पेस से हम चल रहे हैं, तो विल या इंटेंशन भी हमें नज़र नहीं आ रही कि पीआईए के बाद कोई दूसरा, तीसरा या चौथा इदारा भी हम प्राइवेटाइज होते देखें इस साल। देखिए जी, हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, अगर आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन को देखें, ये 1991 में बना और हमने मोस्टली वो इदारे प्राइवेटाइज किए जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, लाइक आप एचबीएल को देखें और बहुत से आपको ऐसे इदारे मिलेंगे, पीटीसीएल को देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ थे, हम शायद ना उनके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, और विद पैसेज ऑफ टाइम जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बड़ी इसके ऊपर डिवाइड रही हैं। एक कहता है नहीं जी हमने इनको जॉब्स देनी है, आप देखिए जॉब भी हमारा एजेंडा है, फिर कुछ कहते हैं नहीं जी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे चलाएंगे, फिर हम कहते हैं नहीं इनको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है प्राइवेटाइजेशन का, उसको बड़े बोल्ड स्टेप लेने होंगे। देखिए जी, ये बोझ हैं, आप स्टील मिल को देखें, बंद पड़ी हुई है, हम हर साल पैसा डाल रहे हैं, पीआईए को देखें, और बहुत से ऐसे, रेलवे को आप देख सकते हैं। तो ये हमें मॉडर्न, जिस तरह 21st सेंचुरी में ये इदारे चल रहे हैं, हमें उनके मुताबिक इनको मॉडिफाई करना होगा। ये जब तक नहीं करेंगे ये लीकेजेस रहेंगी, और डेफिनेटली फिर हमें आईएमएफ के पास भी जाना पड़ेगा, फिर हमें और टैक्सेस भी लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये जहां गवर्नमेंट ने और बहुत से ऐसे बोल्ड स्टेप लिए हैं रिफॉर्म्स के, हमें इसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ और सर्टन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आगे जाना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात फारूक साहब, चीफ ऑफ रिसर्च पाइट से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और अहम मौजू पर, एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान अपने फूड एंड एग्री सेक्टर के पोटेंशियल को प्रमोट करने में कामयाब हो गया है। फूड एग मैन्युफैक्चरिंग 2025 में $200 मिलियन से जायद के एग्रीमेंट्स और 15 MOUs पर दस्तखत हुए हैं। इन एग्रीमेंट्स में मॉडर्न एग्री टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल पैकेजिंग, सॉल्ट, आम तेल और मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग के सॉल्यूशंस शामिल हैं। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए फूड एग मैन्युफैक्चरिंग 2025 में फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी कंपनीज और दुनिया के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स मौजूद थे। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के फूड एंड एग्रो के ऑफिशियल्स की अहम मुलाकात यहाँ पर हुई, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर भी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। पाकिस्तानी चावल, लाइव स्टॉक, खासतौर पर मीट प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश और हलाल प्रोडक्ट्स की ट्रेड में सऊदी
ऑफिशियल्स ने खासी दिलचस्पी का इजहार किया। फूड एक्ट 2025 के दौरान 400 से ज़ायद B2B मुलाकातें हुई हैं, जिनमें ग्लोबल लेवल के मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और बायर्स ने शिरकत की। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स मुसलसल बढ़ रही हैं और ऐसी एग्जीबिशंस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को डबल करने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। करंट फिस्कल ईयर के इब्तदाई 6 माह के दौरान मिनरल्स, पेट्रोलियम सेक्टर की एक्सपोर्ट में 48% का इजाफा हुआ है। केमिकल, फर्टिलाइजर और फार्मा की एक्सपोर्ट में तकरीबन 25% इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल और लेदर की एक्सपोर्ट में भी हमने 10% इजाफा होते देखा, जबकि दीगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट में 11% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो कि खासा हौसला अफजा है। एग्रो और फूड सेक्टर में इन्वॉल्व बेसिस पर एक्सपोर्ट में 6% का इजाफा हुआ है, जिसका वॉल्यूम 4 अरब 13 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया है। गवर्नमेंट के नंबर्स के मुताबिक चावल की एक्सपोर्ट 30% इजाफे से 1.8 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। फलों की एक्सपोर्ट 13.5% बढ़ी है, जिसका हुजूम तकरीबन 11 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहा है। मसालों की एक्सपोर्ट में 25% का इजाफा हमने होते देखा है और 4 करोड़ डॉलर्स के करीब रही हैं। इसी तरह से गोश्त की एक्सपोर्ट 19% इजाफे से 16 करोड़ डॉलर्स के करीब रही है। हुकूमत ने फूड ग्रुप के एक्सपोर्ट को मज़ीद बढ़ाने और इस सेक्टर के पोटेंशियल को सही मायनों में बरूएकार लाने के लिए नेशनल एग्री एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है, जिस पर ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड रिसर्च को एक ख़त भी लिखा है और अपने रिजर्वेशंस उस ख़त में लिख डाले हैं। एसोसिएशन को एक खदशा है कि नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम से ब्यूरोक्रेसी में इजाफा होगा, जिसके नतीजे में इख्तियारात में टकराव पैदा हो सकता है। एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट पर मुमकिना मनफी असरात पड़ने का खदशा भी जाहिर किया है, क्योंकि सख्त रेगुलेशन से बिजनेस में भी रुकावट पैदा हो सकती है। तो अब एक जानिब अपने जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको टेक्नोलॉजी से लेस करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये रिजर्वेशंस भी सामने आ रहे हैं। दोनों तरह की जो सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आमिर रियाद भंडारा साहब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आमिर साहब, सबसे पहले तो ये जो इस तरह के एग्जीबिशंस होते हैं, जिस तरह अभी इस एग्जीबिशन की हमने बात की है, मैन्युफैक्चरिंग 2025, अब ये बताइएगा कि इसमें कितना इस वक्त पोटेंशियल हमारी एग्री इंडस्ट्री में मौजूद है और अपनी एक्सपोर्ट्स को हम इसके ज़रिए कितना बढ़ा सकते हैं? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, ये बड़ा अहम मौजू है जिसके ऊपर आपने बात की है। देखिए, हम पिछले दिनों में और पिछले चंद महीनों के अंदर हम एक अपनी एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा तो देख रहे हैं और इस एग्जीबिशन की, अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन की बात करें तो आप देखें कि 152 के करीब नेशनल कंपनीज, 37 इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे आई, 270 मिलियन डॉलर के यहाँ पे तजारती मुआहदे साइन किए गए, 15 के करीब MOU साइन किए गए। और इसमें एक जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पहले हम जितनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो मोस्टली रॉ फॉर्म के अंदर कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर अगर हम एग्जीबिशन की बात करें तो इसमें ख़ास तौर पर वैल्यू एडिशन की बात की गई है, पैकेजिंग की बात की गई है, प्रोसेसिंग की बात की गई है और टेक्निकल जो एग्री टेक की जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनकी बात की गई है। तो ये वो पर्टिकुलर अनटैप पोटेंशियल था जिसके ऊपर पहले बात नहीं की गई। अब देखें, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो उसमें अगर आप पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड भेजते हैं तो उसकी सर्टनली जो वैल्यू है वो आपके रॉ फूड से, रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ज़्यादा हो। तो इस वक्त इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जा रहा है, जिसमें मुझे जो चंद एक अहम चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनके ऊपर इसमें शायद आपको बहुत जल्द काम होता हुआ नज़र आएगा, जो जहाँ पे ये MOUs भी साइन हुए और आपने अपनी जो इब्तिदाइया में जिक्र भी किया, उसमें इन्वेस्टमेंट्स और पार्टनरशिप के ज़रिए हमें कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नज़र आएंगी जिसमें जो पैकेजिंग है और पर्टिकुलरली सस्टेनेबल पैकेजिंग, उसके बाद जो प्रोसेस्ड फूड है उसकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम होता हुआ नज़र आएगा। और सिर्फ ये एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं करेगा, आपके जो रुपए की वैल्यू है वो मुस्तहकम होगी, GDP में इजाफा होगा, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर इन्वेस्टमेंट आती है और टेक्नोलॉजी शेयरिंग होती है, टेक्नोलॉजीज बाहर से पाकिस्तान के अंदर आती हैं, तो ना सिर्फ हमारी जो ज़राअत है उसके ऊपर काम करेंगी, बल्कि जो रोज़गार के मौके उसमें भी इजाफा आपको देखने में नज़र आएगा। तो ये ओवरऑल एक बेहतरीन सिचुएशन नज़र आ रही है। अगर हम सिर्फ इसी एग्जीबिशन की बात करें तो इसमें जो कोरियाई ममालिक हैं उनके साथ कुछ ऐसे मुआहदे हुए हैं जिनमें जो आपके सेसमी है, साल्ट है और ऐसी मादनियात है जिनके ऊपर काम होगा। फिर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है उसके ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा, लैंड डेवलपमेंट के ऊपर काम होता हुआ नजर आएगा। तो ये यकीनन TDAP की एक बड़ी कामयाबी है, जिसमें उन्होंने एक इतनी जल्दी और इन 3 दिनों के अंदर इतने जो है वो कामयाबी हमें नजर आती है, जिसका आगे आने वाले जो वक्त है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल नजर आएगा। अगर हम इसके साथ साथ बात करें, जिस तरह आपने सऊदी अरब की बात की, तो सऊदी अरब में भी बहुत जल्द जद्दा में शायद
पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पर मसनूआत हैं उसके ऊपर काम करने में नज़र आएगा, जो इंटरेस्ट ले रहा है सऊदी अरब पाकिस्तान की मसनूआत के अंदर। इसी तरह हमने 2 हफ्ते पहले इटालियन एम्बेसडर को और इटालियन ट्रेड कमीशन के ऑफिस को जो हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर और सीनियर मिनिस्टर एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उनसे मुलाकात नजर आई है जो डेयरी के अंदर काम करना चाहते हैं। और आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि इटली जो है वो चीज के अंदर और डेयरी के अंदर माना हुआ मुल्क है पूरी दुनिया में, और हमारा एक पूरा अनटैप्ड पोटेंशियल हमारी जो बफलो का है, हमारी जो भैंस का है, उसको हम पीछे छोड़े हुए हैं। अगर उसके अंदर भी कामयाबी मिलती है तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द हाई वैल्यू और वैल्यू एडिशन के जरिए जो चीजें हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे उसका बहुत ज्यादा खासा इम्पैक्ट नजर आएगा, ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के ऊपर बल्कि आम जो काश्तकार हैं उनकी जिंदगियों के ऊपर। ठीक है, तो आमिर साहब, ये गवर्नमेंट जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी इस वक्त बनाना चाहती है, उसको फंक्शनल करना चाहती है, और उसका मकसद वो ये बता रहे हैं कि उससे हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो सकती है, ममालिक के साथ बेहतर तरीके से डील हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और मर्चेंट्स एसोसिएशन उस पर अपने अपने रिजर्वेशन जाहिर कर रहे हैं इस वक्त। तो अब क्या ये मामला, इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या वाकई इससे हमारी एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हो सकता है, हमारे एग्री सेक्टर को इससे फ़ायदा हो सकता है? अब ये असल जो सूरत हाल है वो है क्या? देखें, अगर एक अथॉरिटी बनती है तो उसका सर्टनली कोई ना कोई किरदार तो होगा, जो और उसका किरदार जो नजर आता है वो आपकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इसके नाम से जाहिर होता है, शायद उसमें बेहतरी की तरफ जो है वो नजर आएगा। टीडैब भी तो एक सरकारी इदारा है ना। देखिए, अगर इस हम कामयाबी की बात कर रहे हैं तो ये भी तो एक सरकारी इदारे के जरिए हो रही है। अगर कोई अथॉरिटी इस तरह की बनती है जिससे हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होता है, हम क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड हैं उनको बेहतर तौर पे दुनिया के अंदर सामने रखते हुए कामयाब हो सकते हैं। और मसला ये है कि हमें आसान बनाना होगा प्रोसेस को। मेरे ख्याल में शायद जो हमारे दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो शायद इस वजह से डर रहे हैं कि कहीं और जो है वो टेक्नोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना पैदा की जाए। और मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले वक्त में, जिस तरह हमने SIFC का रोल देखा कि वन विंडो ऑपरेशन की सूरत में, और ये मेरे ख्याल में इसी तरह का एक मंसूबा होगा, इसी तरह की अथॉरिटी होगी जो शायद फैसिलिटेट करेगी बिजनेसेस को दुनिया की एक्सपोर्ट के मुकाबले में बेहतर तौर पर पाकिस्तान की मसनूआत को भेजने और प्रेजेंट करने में। सही। अच्छा, हमें आमिर साहब, भी आपने टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात की, तो हमने भी देखा कि किस तरह से हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है, इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता जा रहा है। हम वीट का बोरान अब हर साल ही एक्सपेक्टेड होता है कि वो फसल भी कम होगी और फिर उसके इशूज़ अलहदा से होंगे। तो अब ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग के ज़रिए हम अपनी इन 2 मेजर क्रॉप्स को कैसे इस वक्त बेहतर कर सकते हैं, और ये कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपको या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है? अभी हमने देखा था गालिबन ब्राज़ीलियन डेलीगेशन आया था और उन्होंने भी इस सिलसिले में बड़ा ताउन की बात की है। तो ये कुछ बेहतर हो सकते हैं मामला आगे चलकर? देखिए, मामला तो बेहतर हो सकते हैं। हमारी जो आपकी जो नेशनल सीड अथॉरिटी है उसका काम ही ये है कि वो बहुत बेहतर अंदाज में सीड जो है वो प्रोवाइड करे, तो बेहतर सीड जो है वो बेहतर क्रॉप के ज़ामिन होंगे। तो हमें आने वाले वक्त में ना सिर्फ ब्राज़ील बल्कि और बहुत से ममालिक हैं, जिस तरह चाइना ने इंटरेस्ट शो किया है, उसी तरह और दूसरी ममालिक जो है वो इन 2 क्रॉप्स, पर्टिकुलरली जो हमारी कपास की क्रॉप है उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और उसमें ना सिर्फ सीड बल्कि दूसरी जो एग्रीकल्चर मशीनरी की सूरत में आपकी जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस को कम करने की बात की जाती है उसके अंदर काम करना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में बहुत जल्द जो है वो इसमें हमें बेहतरी नजर आएगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अलाइन नजर आती हैं। वीट की पॉलिसी की अगर बात करें तो देखें, गंदम का तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितनी गंदम हमारी वाफर होती है या हमारी कम होती है, तो उस हिसाब से हमें आगे जानना पड़ेगा। लेकिन जब हम गंदम की बात करते हैं तो उसकी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को थोड़ा सा हमें बेहतर तौर पर देखना होगा, क्योंकि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसके जरिए हमने अपनी खुराक जो है वो सबसे पहले पूरा करनी होगी। कपास उसी हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर मुनहसर है, क्योंकि हमें अपनी कपास की इंपोर्ट को कम करते हुए काश्तकारों को यहाँ पे वो फैसिलिटीज और वो टेक्नोलॉजीज देनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के म्यार के मुताबिक हैं, जिससे बेहतर तौर पर जो हमारी प्रोडक्टिविटी जो कि दुनिया में बहुत पीछे है, और सर्टनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो बेसिकली हमारी जो टेक्नोलॉजी की शेयरिंग है वो प्रोडक्टिविटी में इजाफा करेगा, जिससे खर्चा भी कम होगा और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा होगा और इम्पोर्ट में कमी वाक़ होगी। और ज़ाहिर कपास के और गंदम के जो काश्तकार हैं पिछले 1-2 साल उनके लिए बहुत मुश्किल गुजरे हैं, तो अब आपका तो बराह रास्त रब्ता भी रहता है इन काश्तकारों से। एक आम काश्तकार की इस वक्त सोच है क्या इन दोनों ख़ास तौर पे प्रोडक्ट्स को लेकर, और आने वाले साल से कोई उम्मीदें इस वक्त उन्हें हैं, और इस वक्त एक मोराल कैसा है उनका इन दोनों चीज़ों को लेकर? देखिए, अभी तो कपास की काश्त हो रही है और ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत ने अलाउ किया है कपास की काश्त को फरवरी के अंदर काश्त करना, वरना पहले ये बैन होती।
तो अभी एक ट्रेंड तो नजर आ रहा है जिसमें काश्त जो है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन ये मार्च के बाद बेहतर तौर पर अंदाजा होगा कि अर्ली काश्त जो है वो जल्दी काश्त कपास की कितनी हुई है। वीट का ये बहुत अहम बात, आपने बहुत अहम मुद्दत के ऊपर बात की है कि वीट के काश्तकार को पिछली दफा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमने हुकूमतों के कुछ इनिशिएटिव्स भी देखे हैं, जिसमें किसान कार्ड का एक इनिशिएटिव था, फिर बैंक्स को कहा गया कि वो कम से कम कर्जों के जो सूद के ऊपर कर्जे ज़राअत में मुहैया करें। उसके साथ साथ हमने जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी पहले खादों की, उसमें कमी नजर आई। लेकिन इस साल, ये जो आने वाला साल है गंदम का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, और इसमें पंजाब की हुकूमत ने, जिस तरह पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने वादा किया है कि वो गंदम के काश्तकार को नुकसान नहीं होने देंगी, और उम्मीद है कि जो इंटरनेशनल सिनेरियो है और जो हमारी अपनी गंदम की जो काश्त है, उससे मेरे ख्याल में जो कपास जो गंदम का रेट है वो मुनासिब रहेगा, काश्तकार को शायद नुकसान कम हो। लेकिन ये अभी प्रीमेच्योर बात है, अभी अप्रैल के बाद इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो उसके बाद हमें ज़्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि गंदम का क्या रेट रहता है। और कपास की तो अभी काश्त जो है वो शुरू हुई है, और उसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है कि फार्मर जो है वो कुछ हद तक काश्त को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कपास को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर जो साउथ पंजाब का एरिया है उसमें इसका इंटरेस्ट में इजाफा देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हैदर भंडारा साहब, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। टेक्सटाइल और कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। ब्राजीलियन कॉटन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पाकिस्तान को कॉटन की लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट करने की यकीन दहानी करा दी है। ब्राजीलियन कॉटन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, ब्राजीलियन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन और ब्राजीलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के नुमाइंदों समेत ब्राजील के एक हाई लेवल डेलीगेशन ने लाहौर में एप्रिमा के दफ्तर का दौरा किया है ताकि कॉटन सेक्टर सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट के मौके पर डिस्कशन किया जा सके। पाकिस्तान और ब्राजील ने बाइलैटरल कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने, कॉटन सेक्टर में रिलेशन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। कॉटन एक्सपोर्ट में 15 गुना इजाफे के साथ ब्राजील अब अमेरिका के बाद कॉटन का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। ब्राजीलियन कॉटन पाकिस्तान में भी इंपोर्ट की जाती है। कॉटन की काश्त और इसकी बढ़ती एक्सपोर्ट ने ब्राजील के लिए मुआशी इनकलाब का काम किया है। ब्राजील में हर साल तकरीबन 16 लाख एकड़ रकबे पर कपास काश्त की जाती है। ब्राजील, चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान और तुर्किया को बड़े पैमाने पर कॉटन एक्सपोर्ट करता है। यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कॉटन की प्रोडक्शन 2026 तक 26 मिलियन मैट्रिक टन से तजावुज करने का तखमीना लगाया गया है, जो कि 7 साल की बुलंद तरीन सतह है। तमाम बड़े कॉटन प्रोड्यूसर्स जिनमें चाइना, भारत, ब्राजील, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उनकी प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। एक वक्त था जब पाकिस्तान कॉटन का एक्सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा भी इंपोर्ट करने पर मजबूर हो गया है। पाकिस्तान अमरीकी कपास का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यूएस डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 11,92,000 कॉटन बेल्स अमेरिका से पाकिस्तान इंपोर्ट की गई हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वियतनाम दूसरे, तुर्किया तीसरे और स्विट्जरलैंड चौथे, जबकि मैक्सिको 5वें। फिर इसी लिस्ट में चीन का 6ठा नंबर है और भारत अमेरिकी कपास का 7वां सबसे बड़ा खरीदार है। पाकिस्तान, अमेरिका, ब्राजील और दीगर ममालिक से कपास की 30 लाख से 35 लाख बेल्स के मुआहिदों पर दस्तखत भी कर चुका है, जबकि मुल्क की टेक्सटाइल मिल्स को अपनी सालाना जरूरियात पूरी करने के लिए 55 लाख बेल्स इंपोर्ट करनी होंगी। टेक्सटाइल सेक्टर्स के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान ब्राजील की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और उनके तौर तरीकों से फायदा उठा सकता है। पाकिस्तान की कॉटन प्रोडक्शन तेजी से गिर रही है, जिसको ब्रेक लगाकर प्रोडक्शन और कॉटन एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। अब ये कितने अरसे में और कितना इजाफा मुमकिन हो सके, हम गुफ्तगू करेंगे। कामरान अशरफ साहब चेयरमैन है एप्टिमा के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि हमारी इस वक्त जो कॉटन की एक्सपोर्ट थी वो पहले मुतासिर होना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता वो सिलसिला कम हुआ, हम इंपोर्ट करना शुरू हुए और अब इंपोर्ट बिल हमारा कॉटन का बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त जो इंडस्ट्री है उसका इंपोर्टेड कॉटन पर इन्हिसार क्यों ज़्यादा है? आप लोग इंपोर्टेड कॉटन ज़्यादा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और मुल्की कॉटन को क्यों इस वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा है? जी वालेकुम सलाम। मैं इसमें आपको ये बताता चलूं कि अगर ये पूरी कैपेसिटी, 16 मिलियन बेल्स, 16 मिलियन गांठों की रिक्वायरमेंट है और अभी चूंकि पार्शियल कैपेसिटी पे चल रही है तो उसको 11 मिलियन बेल्स की रिक्वायरमेंट है। 11 मिलियन बेल्स के अगेंस्ट आपकी अपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 5.5 से 5.6 मिलियन बेल है। इस साल पाकिस्तान की तारीख की सेकंड लोएस्ट प्रोडक्शन है
तो सनत फिर क्या करे, सनत या तो बंद हो सकती है या फिर उसी पैरिटी पे या उससे सस्ती दुनिया में अच्छे मेयार की कॉटन अवेलेबल होती है तो फिर इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान दुनिया का दूसरा, तीसरा, कभी इवन पहले नंबर का बड़ा इंपोर्टर बन जाता है, बट चाइना या वियतनाम के मुकाबले में अक्सर हम दूसरे नंबर पे आते हैं। लिहाजा हम ब्राजील से, अमेरिका से, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से काफी करते हैं। इस ब्राजीलियन कॉटन एसोसिएशन इधर आई थी पाकिस्तान हमसे मिलने अपने ही कस्टमर से, एंड वो कॉटन की पैदावारी लागत में कोई तकरीबन 21 मिलियन बेल पे जा चुके हैं और इस 21 मिलियन बेल में से तकरीबन 3 से 4 पाकिस्तान आनियां। तो ये सर एग्जैक्ट पोजीशन है। अच्छा, तो कामिल साहब, अब ब्राज़ीलियन एक्सपर्ट्स जब यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने कुछ प्रोडक्शन को बढ़ाने का तरीका या कुछ ऐसी टेक्निक्स या ट्रिक्स वगैरह भी शेयर किए हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन में इजाफा हो सके? जी, हमने उनसे ताबन मांग लिया। हमने कहा हम खाली आपके सिर्फ बायर नहीं बनना चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि आप हमें टेक्नोलॉजी फ्राहम करें विज़ा विज़ बीज और विज़ा विज़ एग्रीकल्चरल टेक्निक्स के कैसे आप 560 किलो फी एकड़ से 2000 किलो फी एकड़ पे गए। हमारी जो पैदावारी लागत है या यील्ड पर एकड़ वो तकरीबन 10 से 11 मन या 560 किलो फी एकड़ से नहीं बढ़ती, जबकि वो इससे कम यील्ड पे थे आज से 24 साल पहले, और अब वो कोई तकरीबन 1890 से 2000 केजी फी एकड़ की यील्ड यानी कि कोई 38 से 40 मन फी एकड़ की यील्ड पे पहुंच चुके हैं। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है और उन्हें हमारे पेट्रन इन चीफ गौहर एजाज साहब का केयर टेकर मिनिस्टर ने लैंड भी ऑफर कर दिया है और ये भी उन्हें यकीन दहानी दिला दिया कि सारा खर्चा हमारा टेक्नोलॉजी, बीज की, एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चरल टेक्निक की, आपकी, और कि आप आए पाकिस्तान हमारी दावत पे, सारा खर्चा अखराजात हम बेयर करेंगे और आप पहला मॉडल ब्राजीलियन कॉटन फार्म आउटसाइड ऑफ ब्राजील पाकिस्तान में बनाएं ताकि इसको एक पाकिस्तान ब्राजील सक्सेस स्टोरी बनाया जा सके। तो इसका मतलब कामन साहब, अगर ये मॉडर्न टेक्निक्स और स्किल्स को सीखा जाए तो 2 से 3 गुना इजाफा प्रोडक्शन में हमारी हो सकता है। तो अगर यहाँ से कोई डेलीगेशन जाए ब्राज़ील और जो उनके फार्म्स इस वक्त बने हुए हैं उन मॉडर्न फार्म्स का विज़िट हो और वहाँ पर जाकर ज़रा देखा जाए कि किस तरह से ये काम हो रहा है, तो वहाँ जाकर अपने स्किल सेट को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है आपकी नज़र में? जी सर, हमारे सनतकार पिछले 3 सालों में कोई 3 दफ़ा ब्राज़ील जा चुके हैं और वहाँ पे एवरेज फार्म साइज 15 से 30 हज़ार एकड़ है, ड्रिप इरिगेशन है और फसल को स्प्रे किया जाता है ड्रोन जहाज़ों से, और वहाँ मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग है। और एक जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि वहाँ 3 या 4 उनकी अपनी सीड कंपनीज हैं एंड 3 या 4 इंटरनेशनल कंपनीज हैं, जबकि हमारे यहाँ 1200 सीड कंपनीज हैं एंड मोस्टली फेक सीड बना रही हैं। 30-40 कंपनियों के अलावा पाकिस्तान बाकी सब स्टैंडर्ड फेक सीड कंपनियां बना रही हैं। ये चीज़ हमने SIFC को, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर को पॉइंट आउट किया कि लिया खानेवाल सदन पंजाब से लेके घोटकी ढहर की रोड़ी सालेपाट अपर सिंध तक ये फ्रॉड चलता है और हमारा जिम्मेदार लुटा जाता है एंड उसकी यील्ड नहीं आती। जब उसकी अच्छी यील्ड या औसत नहीं आती, उसकी आउटपुट कम हो जाती है। जब आउटपुट कम होती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मजबूर हो जाती है इंपोर्ट करने में और बहुत सारा कीमती ज़र मुबादला फिर इसमें ज़ाया जाता है, जो कि बचाया जा सकता है अगर हम अपनी औसत फी एकड़ या यील्ड फी एकड़ बहुत बेहतर कर लें एग्जिस्टिंग लेवल से। सही। और कामन साहब, जो कॉस्ट है आप लोगों की इंपोर्टेड कॉटन को ख़रीदने की, वो आप लोगों को फिर ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है या फिर जो हमारी अपनी पैदा की हुई कॉटन है, चूँकि फिर उस पर कुछ तरह के टैक्सेस वगैरह भी उस पर अप्लाई हो जाते हैं, तो आप लोग के लिए फिजिबल क्या होता है? इंपोर्टेड कॉटन आप लोग को सस्ती और मयारी लगती है या फिर जो हमारी अपनी कॉटन है वो ज़्यादा बेहतर है? सर, हमारी अपनी कॉटन इंटरनेशनल पैरिटी पे बिकती है और इस वक्त आलमी मंडियों में एक मंदा आया हुआ है, तो लिहाजा आलमी मंडियों में कॉटन के रेट खासे नीचे गए हुए हैं। तो हमें इस वक्त इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है एज अपोज टू लोकल
परचेज, क्योंकि लोकल परचेज में प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो फसल भी कम हुई, हमारा मेयार भी उतना अच्छा नहीं जितनी इम्पोर्टेड कॉटन का है। इम्पोर्टेड कॉटन से हमें 8 से 10% यील्ड भी ज़्यादा आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इम्पोर्ट पे लग जाएं। वक्त से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं होती और पैसे से ज़्यादा कीमती वक्त होता है। तो जितना वक्त बर्बाद होता है इम्पोर्ट करने में और हमारी करेंसी ओवरऑल पे प्रेशर आता है, क्या इससे बहुत बेहतर नहीं होगा कि 2.5-3 करोड़ आवाम से मुंसलिक जो आपकी एग्री बेल्ट है उसको रिवाइव किया जाए, उनको प्रॉपर सीड, प्रॉपर पेस्टिसाइड, अफोर्डेबल कीमत पे फर्टिलाइजर दिया जाए, ताकि इम्पोर्ट की जगह ये पैदावारी लागत हमारी अपनी बढ़ सके और ये हम अपनी ज़राअत को तरजीह दें। सही। और कामरान साहब, अगर ये इस ब्राज़ीलियन टेक्नोलॉजी से हम इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं और ये हमें मिल जाती है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका हम सीख पाते हैं, तो हमारी अपनी प्रोडक्शन क्या डबल हो सकेगी? चूँकि डबल होने के बाद भी हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के काबिल तो नहीं होंगे, चूँकि शॉर्टफॉल अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। कहाँ तक हम अपनी प्रोडक्शन को लेकर जा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से? सर, मेरा ख्याल है कि अगर हमारी 11-12 मन थी एकड़ से यील्ड उठ के 2.5 गुना बढ़ जाए, 25 मन तक आ जाए, तो उसमें हमारा जिम्मेदार भी खुशहाल होगा, हमारी कॉटन भी बेहतर हो जाएगी और हमें इंपोर्ट फिर बहुत फाइन कॉटन जो आपको पता है लग्जरी प्रोडक्ट्स में या हायर एंड प्रोडक्ट में यूज होती है, वो कॉटन जिसका रेशा लंबा होता है, सिर्फ वो इंपोर्ट करने की जरूरत होगी। अगर हमें इधर घर बैठे वो चीज़ मिल जाए तो हमें क्या जरूरत पड़ी इंपोर्ट करने की। सही। और फिर जो हमारे इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं ख़ास तौर पर, उनको भी इंक्रीज़ करने में इससे मदद मिल सकती है, चूँकि अभी ज़ाहिर है हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं कॉटन, तो उससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है और वो एक हमारा ट्रेड डेफिसिट भी मुस्तकिल पैदा हो रहा है, तो उसको भी फिर अपनी एक्सपोर्ट्स के नंबर को ऊपर ले जाने में हमें हेल्पफुल ये साबित हो सकेगा पूरा प्रोसेस? सर बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए ना, इंपोर्ट करना 2.5-3 महीने का प्रोसेस है, तो अगर आप वही चीज़ डोमेस्टिकली लेते हैं और आपको रेडी डिलीवरी अवेलेबल होती है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी इंपोर्ट करने की और अपनी एक्सपोर्ट को डेफर करने की। दूसरी चीज, जब आपको लोकली अवेलेबल अच्छे मेयार की, मुनासिब भाव की या इंटरनेशनल पैरिटी की रुई मिलेगी, तो आप उसमें कितना ज़र मुबादला बचाएंगे। जितना ज़र मुबादला बचाएंगे उतना आपका ट्रेड डेफिसिट कम होगा, या आपका ट्रेड डेफिसिट, आपका ट्रेड सरप्लस हो सकता है, तो उसका और बाकी चीज़ों में, महंगाई की शरह में कमी लाने में भी बड़ा असर उसका में बेनिफिट मिल सकता है और आपको करेंसी स्टेबलाइज करने में। बहुत बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।